नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेश निमकर आपका स्वागत करता हूं। आज का पॉडकास्ट हमने शूट किया दीपाली राठी के साथ। दीपाली ने पॉलिटेक्निक किया है गवर्नमेंट कॉलेज से, उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया बजाज ऑटो एज अ डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियर एंड उन्होंने वहां काम किया अराउंड 7 साल और उसके बाद उन्होंने स्विच किया टाटा मोटर्स एज अ सीनियर मैनेजर एट पुणे लोकेशन। तो इस पॉडकास्ट में हमने 2 से 3 चीजें डिस्कस की। फर्स्टली हमने डिस्कस किया है कि एकेडमिक्स कितना मेजर रोल प्ले करता है फॉर एमएनसी कंपनी सिलेक्शन प्रोसेस। सेकंड हमने डिस्कस किया है कि आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या आपके पास काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, उसके साथ भी आप कोई ड्रीम जॉब या आपके गोल्स अचीव कर सकते हो। एंड थर्ड द मोस्ट, ये काफी बड़ा एग्जांपल्स है कि पॉलिटेक्निक के बाद भी आप एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हो, या सबसे इंपॉर्टेंट कि किसी कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म भी काम करते हो, राइट टाइम पे अगर आप स्विच करते हो तो भी आपके पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहती है। तो काफी जनरल टॉपिक्स पे डिस्कशन हुआ है पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए या इवन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी। ये पॉडकास्ट काफी यूजफुल रहेगा, तो लास्ट तक आप देखिए। कुछ भी डाउट्स रहते हैं, डिफिकल्टीज रहते हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं लिंक्डइन प्रोफाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देता हूं सो दैट आप उनको भी कनेक्ट कर सकते हो फॉर अ करियर पर्सपेक्टिव एंड एंजॉय द पॉडकास्ट। पॉलिटेक्निक सिलेक्ट करने का क्या मोटिव? बैकलॉग अवॉइड कीजिए फ्रॉम ब्रॉटिंग द पार्ट्स फ्रॉम द सप्लायर टू द वारंटी पीरियड ऑफ एडीसी की सेफ्टी है, उतनी लड़कियां आ सकती है, काम कर सकती है। इट विल टेक अ लॉन्ग पीरियड। आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वेल्दी कंपनी है बोल सकते हैं। जैसे आपका टाटा में सिलेक्शन हुआ, मुझे और एक क्वेश्चन पूछ। बट आई वर्क वेरी कंफर्टेबली। वर्किंग रहना है हमेशा के लिए, डरना नहीं चाहिए। सो दीपा, आप एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे हमारे ऑडियंस को। Thank you Suraj for calling me here. I'm glad to hear. Myself Deepali Rathi and I'm currently working as a senior manager in Tata Motors Pune. ओके, ग्रेट। दीपा, जैसे आपका जर्नी रहा है, मीन्स आपने पॉलिटेक्निक किया, पॉलिटेक्निक के बाद बजाज ऑटो में एज अ इंजीनियर आपने काम किया और पैरेलल इंजीनियरिंग देन टाटा मोटर्स, तो काफ़ी आपका साइनोसाइडल वेवफॉर्म रहा है जो करियर का ग्राफ। तो हम क्या करेंगे, इस पॉडकास्ट को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे हर डायमेंशन को, सो दैट जो हमारे पॉलिटेक्निक के ऑडियंस हो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो या आफ्टर वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, सभी के लिए हम वैल्यू क्रिएट कर पाए। सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर 10th के बाद आपके पास 11th 12th इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन एंड पॉलिटेक्निक। तो पॉलिटेक्निक सिलेक्ट करने का क्या मोटिवेशन था या क्या इंस्पिरेशन था? सी सूरज, ऐसे कोई मेरा प्लान तो नहीं था, क्योंकि देखो तब गाइडेंस भी नहीं था। फैमिली भी हमारी मिडिल क्लास है, एजुकेटेड कोई नहीं है ज़्यादा। बट मेरी एल्डर सिस्टर जो थी वो ऑलरेडी पॉलिटेक्निक कर रही थी जालना में, तो इसलिए पेरेंट्स इंसिस्ट कर रहे थे कि आप भी उनके साथ ही रहो, मतलब दोनों हम साथ में रहे। तो इसलिए उसके बाद मैंने एप्लीकेशन डाला, तो मेरे गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जालना जो हमारा है वहाँ पे मेरा नंबर भी लग गया था, इसलिए फिर मैंने वो चूज़ किया मैकेनिकल ब्रांच। यस। सो जैसे पॉलिटेक्निक 3 साल का रहता है, तो मेरी जो मेजर ऑडियंस है पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स है, तो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को आप क्या बोलोगे, आपके 3 साल किस तरह से थे? तो थोड़ा ब्रीफली आप कवर कर सकते हो। देखिए, अभी पॉलिटेक्निक मतलब इंजीनियरिंग बेस ही है बेसिकली, तो वो 3 साल के बाद आपको बाद में इंजीनियरिंग के लिए भी जाना है, तो वो 3 साल तो अपने हार्डवर्क ही करना चाहिए। आई सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स। रहता है हम मतलब एंजॉय भी कर सकते हैं, जो हमारा करिकुलम एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, बट मेन फोकस हमारा पढ़ाई होना चाहिए। इट शुड बी स्टडी ओनली। और उसमें और 2-3 पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहूँगी कि आप बैकलॉग अवॉइड कीजिए, आप बैकलॉग मत रखिए, क्योंकि अगर आप कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर डिप्लोमा या फिर आप डिग्री के लिए भी जाओगे तो आपका एकेडमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने एटलीस्ट आपका टारगेट होना चाहिए कि 60% की अबो आपने सिक्योर करना चाहिए हर सेमेस्टर में, और बैकलॉग्स भी आपने अवॉइड करना चाहिए। वन मोर थिंग मैं बताना चाहूँ, मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि आपने स्टडी मटेरियल जो अवेलेबल होता है तो आपने रेफरेंस यूज़ करना चाहिए। रेफरेंस इसलिए क्योंकि इंजीनियरिंग में भी आपको रेफरेंस से ही स्टडी करना होता है, और जो हैंड बुक्स होते हैं ना उसमें प्रॉपरली दिया नहीं हुआ होता। मतलब हम स्टडी कर लेते हैं, प्रिपेयर भी कर लेते हैं, एग्जामिनेशन भी अच्छे से क्रैक कर लेते हैं, बट वो नॉलेज जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए हम रिमेंबर नहीं कर सकते। बट अगर हम रेफरेंस से स्टडी करेंगे ना तो हमें एक बैकग्राउंड मिल जाएगा, तो इट विल बी बेटर। तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। सो फिर जैसे आपका 3 साल पॉलिटेक्निक हुआ, पॉलिटेक्निक के बाद मेजरली बच्चे इंजीनियरिंग ज्वाइन करते हैं, तो आपने जॉब करने के क्या रीजंस रहे थे? जॉब इज़ अ पार्ट ऑफ प्लान कि क्या था बेसिकली वो? सी सूरज,
जॉब करना तो मेरा कोई प्लान नहीं था ऐसे। मुझे एकेडमिक मतलब इंजीनियरिंग ही करना था, बट कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से मुझे ये बजाज ऑटो ज्वाइन करना पड़ा। और एक इसमें एक वैल्यू एडिशन थी कि 1 साल तक हम कर सकते हैं, क्योंकि कैसे है ना, अगर हम मतलब डायरेक्टली इंजीनियरिंग में जाएंगे और अगर हमारे साथ एक्सपीरियंस रहेगा 1 साल का इंडस्ट्री का, तो हमें पाथवे मिल जाता है कि हमें क्या करना है, वेदर हमें कॉर्पोरेट में जाना है या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है या और कुछ करना है। ये चीज़ें हमें क्लैरिटी आ जाती है, क्योंकि हमें एक बेसिक जो कल्चर होता है कोई भी इंडस्ट्री का, हाउ इट इज़ गोना वर्क, हाउ इट द वर्क प्रेशर कैसे होता है, सारी चीज़ें मैनेज कैसी होती है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है। और 1 साल का पीरियड उसके लिए काफ़ी होता है। तो जॉब करना पहले मतलब ये भी पॉइंट था कि फाइनेंशियल क्राइसिस थे, और सेकंड मेरी चॉइस भी थी उसमें, क्योंकि मुझे वो देखना था कि कैसे करते हैं जॉब, सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती है। क्योंकि अभी हम सिर्फ देखते हैं कि रोड पे व्हीकल्स है, रोड पे 4 व्हीलर्स है, ट्रक्स है, बट एक्चुअल कैसे मैन्युफैक्चर होती है, रोड तक आने तक क्या क्या प्रोसेसेस होती है, वो आपको मतलब आप जाओगे ना इंडस्ट्री में तो ही आपको पता चलेगा। इसलिए फिर मैंने 1 साल जॉब करने का डिसीजन लिया था इनिशियली। सो बेसिकली दीपा, 1 साल जॉब करना आप सजेस्ट करते हो? अगर पॉलिटेक्निक के बाद आपको अगर बड़ी एमएनसी कंपनीज आती है तो यू शुड टेक अ चांस कि 1 ईयर आप एक्सप्लोर कीजिए, सो दैट आपको एक फिगर आउट हो जाएगा कि आपको कॉर्पोरेट में जाना है, गवर्नमेंट या फिर आईटी इस तरफ जाना है, वो आप फिगर आउट कर सकते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पॉलिटेक्निक के बाद जॉब करना होता है, तो अगर जॉब के बारे में वो सोच रहे हैं तो क्या चीज़ें उन्होंने पॉलिटेक्निक में करनी चाहिए या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहते हैं? देखिए सूरज, अभी पॉलिटेक्निक के बाद आप 2 सेक्टर में जा सकते हो। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो, उसके लिए अलग से होता है, और आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो। मैं प्राइवेट सेक्टर का सिलेक्शन प्रोसेस आपको ब्रीफ में बताती हूँ। प्राइवेट सेक्टर में जब भी हमें ज्वाइन होना होता है, तो एमएनसी अगर हमें सिलेक्शन के लिए चाहिए है तो उनका क्राइटेरिया होता है एकेडमिक्स। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट है, तो वो 60-65 तक आप रखिए अपना एकेडमिक्स। मतलब ऐसे नहीं कि आपका एकेडमिक्स ठीक है तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, उनके रिक्वायरमेंट्स पे भी डिपेंड होता है। अगर उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो तो वो क्राइटेरिया थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, अगर उनका रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो तो वो क्राइटेरिया थोड़ा टाइट कर देते हैं। बट अगर आपको अबोव 65% है तो एकेडमिक्स की वजह से तो आपका नहीं रुकेगा। तो फर्स्ट थिंग एकेडमिक्स, उसके बाद उनका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होती है 50-60 मार्क्स की। उसमें टेक्निकल्स क्वेश्चंस होते हैं, सारे सिलेबस के ही क्वेश्चंस होते हैं, बट थोड़े ट्रिकी वे में उन्होंने पूछा होता है कि उनको मतलब समझ में आए कि आपने नॉलेज गेन किया है या सिर्फ आपने रटा है। तो ये 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो उसके हिसाब से एक नॉर्मल सा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट क्रैक कर लो तो फिर एक आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में एक HR पर्सन होता है और दूसरा होता है कोई सीनियर लेवल का बंदा होता है, सीनियर मैनेजर हो या फिर DGM हो, ऐसे लोग उसमें होते हैं। तो वो भी आपको मतलब पूछेंगे कि आपका टेक्निकली पूछेंगे कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या है, माइक्रोमीटर आपने कब यूज़ करना चाहिए, अगर आपको गैप चेक करना है तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे, या फिर कास्टिंग प्रोसेसेस में क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं, या फिर ए क्लास एरिया क्या होता है, ऐसी चीज़ें वो आपको पूछ सकते हैं। तो ये एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया उनका होता है। अभी मेरे टाइम पे अगर देखा जाए तो 120 में सिर्फ हम 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो मतलब बजाज ऑटो की तब रिक्वायरमेंट अलग थी, मे बी अभी थोड़ी सी डिफ़र हो गई होगी, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सो अगर जॉब करना है तो आपका एकेडमिक्स एप्टीट्यूड आप प्रिपेयर होना चाहिए, और आपका ये कहना है कि चलो एप्टीट्यूड क्रैक हो गया, इंटरव्यू होगा नहीं होगा तब की तब है, लेकिन एटलीस्ट एकेडमिक्स की वजह से तो भी आपका सिलेक्शन या एटलीस्ट आप अपीयर नहीं हो पाए, वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अगर आप आफ्टर सिलेक्शन जैसे पॉलिटेक्निक के बेसिस पे क्या जॉब रोल्स रहते हैं, मींस एज अ जूनियर इंजीनियर रहते हैं, सबको पता है JEE लेवल, तो जैसे आपका डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियर में क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स रहते थे, मींस क्या काम रहता था आपको? देखिए अभी इंडस्ट्री में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और वो सारे डिपार्टमेंट में डिप्लॉय करते हैं, और डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट आपका काम वैरी हो सकता है, आपका वर्कलोड वैरी हो सकता है। अभी मैं कोई मेजर आपको बताऊंगी, जैसे कि क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है, PPC डिपार्टमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, डिस्पैच डिपार्टमेंट होता है, वारंटी डिपार्टमेंट होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं।
तो उसके हिसाब से हम हायरिंग करते हैं। अभी अगर आप पीपीसी में, क्वालिटी में या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में ऐसे डिपार्टमेंट में जाओगे ना तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, टेक्निकल नॉलेज आपका बिल्ड होता है। मगर अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आप मतलब अनफॉर्चुनेटली नहीं बोल सकते हैं, बट अगर आप प्रोडक्शन में ज्वाइन करते हो तो फिर आपको मे बी स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक सिर्फ एक ही काम आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। जैसे कि अभी लाइन चल रही है, आप लाइन पे काम कर रहे हो, असेंबली लाइन चल रही है, तो आपको एक साइड कवर लगाना है तो आपको कंटिन्यू साइड कवर ही लगाना पड़ेगा। मे बी जब आपका स्किलफुल हो जाएगा तो आप फिर ग्रीन कैप बन सकते हो या फिर सुपरवाइज़र बन सकते हो, तो फिर आपको अलग एक्टिविटी दे सकते हैं, जैसे कि लाइन की इफ़िशियंसी निकालना, लाइन अप करना या फिर लोगों को डिप्लॉय करना लाइन पे, ऐसी एक्टिविटी आपको मिल सकती है। बट अगर आप क्वालिटी या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग ऐसे डिपार्टमेंट में जाओगे ना तो आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। लकीली मेरा तो क्वालिटी डिपार्टमेंट में हुआ था, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें थी। अगर कोई सोचता है बजाज हो, महिंद्रा, एल&टी, सीएट, काफ़ी इनकी रिक्वायरमेंट रहती है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को प्रेफरेंस भी देते हैं, क्योंकि मैंने खुद एल&टी, सीएट और महिंद्रा और बजाज का दिया था मेरे टाइम पे। तो अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मुझे परमानेंट होना है तो क्या रहता है, मीन्स डीटी के बाद क्या रहता है, फिर उसके बाद क्या होता है, तो कितने साल लगते हैं परमानेंट होने के लिए, और क्या देखते हो अगर किसी को परमानेंट करना है तो, और अब तब की क्या सिचुएशन से और अभी की क्या सिचुएशन चेंजेस है, वो भी थोड़ा कवर कीजिए। मैं पहले तो मतलब मेरे टाइम की जो सिचुएशन थी, मतलब यहाँ से एक 7-8 साल पहले जो सिचुएशन थी वो हम पहले डिस्कस करते हैं। अभी थोड़ा चेंज हुआ है, बट इट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल वैल्यू एडिशन इन योर एकेडमिक्स। तो सबसे पहले जब मेरे टाइम पे जब था तो डिप्लोमा ट्रेनी वो 1 साल का पीरियड था, उसमें तो हमें इंडक्शन हो, लाइनअप हो, ये सारी चीज़ें बेसिक सिखाई जाती है। उसके बाद हम कंपनी रोल पे आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे कि अभी मैं क्वालिटी में हूँ, पहले मैं बेस लेवल पे करती थी, उसके बाद मुझे वेंडर्स को भी डील करना होता है। अभी वेंडर्स क्या होता है, कभी-कभी स्टूडेंट्स को पता नहीं। या श्योर, वेंडर्स मतलब अभी क्या है, असेंबली लाइन अगर हमारी है, हम एक व्हीकल पूरी बिल्डअप कर रहे हैं, सारे पार्ट्स तो हम अंदर नहीं बना सकते हैं, करेक्ट। सम पार्ट हमको ब्रॉट आउट करना पड़ता है, सप्लायर से हमको लेना पड़ता है। तो सप्लायर से जब हम वो पार्ट लेते हैं तो वो डिफाइंड क्वालिटी का होता है, कि एग्रीमेंट होता है, वेंडर इंस्पेक्शन एग्रीमेंट, उसको एक डॉक्यूमेंटेड नाम है। उसमें क्या होता है कि किस क्वालिटी लेवल तक हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ये कॉस्ट पे उसका एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के हिसाब से हमें मटेरियल आ रहा है या नहीं, ये हमें कंटिन्यूअसली चेक करना होता है, क्योंकि सही है, अगर हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो अगर 5 रुपीज़ की कोई चीज़ है, वो अगर 3 रुपये में बना के दे रहे हैं तो उनको वो 2 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, बट हमारी क्वालिटी ख़राब हो रही है ना, करेक्ट, क्योंकि एंड यूज़र्स को हम फेस करने वाले हैं, वी आर MNC, करेक्ट। तो फिर इसीलिए ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी होती हैं। तो अभी हम बैक टू हमारे स्ट्रीम में आते हैं कि सिटी में हमें वेंडर से डील करना होता है, उनके इम्प्रूवमेंट्स करने होते हैं, उनके एंड पे जाके हमें काम करना होता है। अभी MNC बजाज ऑटो बहुत बड़ी कंपनी है, TPM मतलब टोटल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट, उसके लिए वो बहुत काम करती है, काफ़ी सारी काइजेंस करती है, डिफेक्ट मतलब छूटने नहीं चाहिए, इसके लिए काफ़ी सारे काइजेंस वगैरह है, क्योंकि वेल्दी कंपनी है बोल सकते हैं। बट सप्लायर के पास ऐसे नहीं होता है, उनका एक छोटा सा सेटअप होता है, तो कभी कभी वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो वहाँ पे जाके हमको इम्प्रूवमेंट्स करना होता है। ये आता है वेंडर डेवलपमेंट्स में, वेंडर इम्प्रूवमेंट्स में, ये सारा चीज़ें हमें सिटी में मिलते हैं। उसके बाद अभी देखो ये छोटी प्रोसेस नहीं है, इट विल टेक अ लॉन्ग पीरियड, हमें एक्सपीरियंस गेन करना होता है, कंटिन्यूस डिज़ाइंस भी मॉडिफिकेशन होती है, माइट भी छोटी हो या बड़ी हो, बट डिज़ाइन चेंज काफ़ी मतलब चीज़ों को हमें मैनेज करना होता है। तो ये सारी चीज़ें सिटी में आती है। जब हम उसके बाद प्रोबेशन पीरियड होता है 6 मंथ्स का, और उसके बाद आप कंफर्म होते हो। तो इन बीच में भी आपको इम्प्रूवमेंट्स दिखाना होता है कि आपने क्या छोटे छोटे काइजेंस किए हैं। काइजेंस मतलब स्मॉल इम्प्रूवमेंट, जिसकी वजह से कंपनी को कुछ तो फ़ायदा हुआ, क्वालिटी इश्यूज़ कम हुए, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हो या इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट हो, कोई भी चलेगा, बट इट शुड बी हैपन। या कोई एनर्जी सेविंग आपने करी हो, या लाइन पे आपको लगता है कि ये ओवर प्रोसेसिंग है। ओवर प्रोसेसिंग मतलब क्या, ज़रूरत ना होते हुए भी वहाँ मैन पावर करेक्ट स्पेंड हो रही है, ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई करके, और ऐसे हमें बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हाईलाइट करके हमें रिड्यूस करना होता है।
तो ये सारी चीज़ें देखते हैं प्रोबेशन पीरियड में, उसके बाद कंफर्मेशन हमारा होता है। मीन्स फर्स्टली एज अ DT, देन CT एंड देन प्रोबेशन पीरियड फॉर 6 मंथ्स एंड उसके बाद आप कंफर्मेशन लेटर आ जाता है कि आप परमानेंट एम्प्लॉय XYZ कंपनी के, राइट। ये तो हो गया आपके पास की जो प्रोसेस आपने बताई। अभी की करंट सिनेरियोस क्या है, या वो कवर कीजिए। अभी देखिए करंट सिनेरियो ऐसा है कि जनरली अभी 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ले रही है कंपनी। मतलब 1 साल DT का वो तो करती है क्योंकि गवर्नमेंट का उसमें मतलब पार्टिसिपेशन है, तो DT बोल के वो लेगी। बट उसके बाद आपको अगर कंपनी में कंटिन्यू करना है तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा 2 साल का। वो एक्सटर्नल एजेंसी 1+2 है या उसी में वो आप नो 1+2 नहीं, 1+2 हाँ करेक्ट, 3 इयर्स का रहेगा वो। 1 year DT एंड 2 years कंपनी 2 इयर्स कंपनी प्रोबेशन। तो उसके लिए अभी स्टूडेंट ट्रेनिंग एक नया ट्रेंड है, अभी सारी कंपनी में है। अभी मैं टाटा में हूँ, वहाँ पे भी वैसे ही है 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट। बजाज में भी जब मैं थी, अभी जनवरी तक बजाज में ही थी ना मैं, तो वहाँ पे भी सेम वैसे ही था। बट मतलब आप इस चीज़ से निराश मत हो जाओ कि मुझे कंफर्म नहीं करेंगे। आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो यूज़ करके आप सप्लायर के एंड पे काफ़ी कुछ कर सकते हो। सप्लायर्स आर रेडी टू हायर यू, बट आपके पास वो क्वालिटी होना चाहिए, आपके पास वो स्पार्क होना चाहिए काम करने का। दैट्स ऑल। मीन्स स्टार्टिंग अगर MNC में हुई है तो आपको वेंडर साइड में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, राइट। एंड अगर हम इसके बाद बात करते हैं, जैसे आपने फिर आपका तो परमानेंट हुआ था, आप कंफर्मेशन लेवल पे काम कर रहे थे बजाज ऑटो में, तो फिर आपने पैरेलली इंजीनियरिंग किया। तो इंजीनियरिंग प्लस थोड़ा पॉलिटेक्निक, सॉरी इंजीनियरिंग और जॉब कैसे आपने मैनेज किया? क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं पॉलिटेक्निक में हो या इंजीनियरिंग में हो, बैकलॉग्स का इशू आता है, रेगुलर में भी नहीं निकलते हैं, तो वो थोड़ा कैसे मैनेज किया वो बताइए। अभी मैनेज किया हमने, मतलब किसी भी मतलब हमें क्लियर करना है तो हमें स्टडी इज़ द ओनली की, हमें स्टडी ही करना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से हम कर सकते हैं। वीक में अगर अभी 7 डेज़ है तो हम एटलीस्ट 3 डेज़ तो कंटिन्यू स्टडी कर सकते हैं ना, एक 2 आवर्स के लिए 9 to 11 कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव्स होते हैं, हम अदर एक्टिविटीज़ में होते हैं, करिकुलम्स, गणपति हो, हमारे इतने सारे त्यौहार होते हैं, सारी चीज़ें ये थोड़ी सी हमें बैक फुट पे रखनी पड़ेगी और हमारे एकेडमिक्स को, हमारे स्टडी को थोड़ा सा हमें प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, तो वो मैनेज हो जाएगा। और कोचिंग वगैरह भी आपको मतलब लेनी पड़ेगी। वैसे कॉलेज वाले भी सपोर्ट करते हैं, लेक्चर्स वगैरह वो हमारे लिए संडे पे लेक्चर्स वगैरह रखते थे। बट एडिशनल हमने कोचिंग वगैरह भी मैंने मतलब ली थी मैथ्स के लिए, क्योंकि मैथ्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इंजीनियरिंग का, आपको तो पता ही है। तो उसके लिए कोचिंग वगैरह की थी और एक क्लियर रखा था कि जैसे मैंने पॉलिटेक्निक में किया था कि मुझे बैकलॉग नहीं चाहिए। वैसे मेरी डिग्री में भी था कि मुझे बैकलॉग नहीं चाहिए एट एनी कॉस्ट, क्योंकि अगर आपका आज बैकलॉग आया तो आपको फिर से वो देना ही है। राइट। आपको कोई बात नहीं है कि आज नहीं दिया, स्किप हो गया, चलो छूट ही गया, ऐसा नहीं है, आपको देना ही है वो, तो अभी कर लो ना प्रॉपर। तो स्टडी हमने करनी चाहिए। सो बेसिकली आपने पैरेलली इंजीनियरिंग प्लस आपका जॉब भी चल रहा था, फिर आपने स्विच करने का क्यों सोचा और स्विच करते वक्त क्या दिक्कतें आई थी? मीन्स अभी स्विच करने का मैंने इसलिए सोचा क्योंकि बजाज ऑटो या कोई भी अदर कंपनी हो, MNC कंपनी हो, वहाँ पे हम जिस पोजीशन से ज्वाइन करते हैं, जैसे कि मैंने डिप्लोमा पे ज्वाइन किया था, तो दे कंसिडर मी एज अ डिप्लोमा ओनली। वो मेरा एकेडमिक्स आगे का जो मैंने हायर एजुकेशन लिया है वो उसके लिए अभी तो मतलब टिल डेट तो वो कंसिडर नहीं करते। अभी आगे उनकी पॉलिसीज़ में भी चेंज हो सकती है, बट अभी तक तो वो डिग्री वगैरह कुछ कंसिडर नहीं आपका करते। अगर एजुकेशन ऊपर भी हुआ तो वो प्रमोट नहीं वो करते, नहीं उस करेंगे, education नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो वो एक पॉइंट था कि अभी मैंने इतना पढ़ाई किया है, अच्छे मार्क्स सिक्योर किए हैं, डिग्री भी अच्छे से की है, तो फिर भी डिप्लोमा पे करे तो मतलब पेमेंट इशू भी है। पेमेंट तो है ही, बट हम इतने ऑथराइज भी नहीं होते हैं ना। राइट, हाँ। एक लो लेवल पे होता है, अभी उसमें डिफरेंट लेवल होते हैं, L4, L5, L4, L3, L2। तो L4 एंड अबो जो लेवल्स होते हैं ना, वो ग्रेजुएशन वालों के लिए होते हैं, और L5 डिप्लोमा वालों के लिए होते हैं अभी के सिचुएशन में। तो फिर L5 से ऊपर जाना बहुत डिफ़िकल्ट था, तो इसीलिए स्विच तो मुझे करना था ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड माई एकेडमिक्स। तो इसीलिए मैंने वो स्विच करने का प्लान कर लिया था। तो
तो अभी जैसे स्विच करना था आपको तो आपको पता है मैकेनिकल अभी सभी को तो आईटी सीएस ही करना है और सभी का चल रहा है कि मैकेनिकल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रिसेशन है, तो आपने किस तरह से अप्लाई किया या क्या अप्लाई एप्लीकेशन प्रोसेस आपने यूज़ किया और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए मेजरली हायरिंग के लिए? मेजरली हायरिंग के लिए हमारे पास बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि अभी बजाज में काम कर रहे हैं तो बजाज मतलब एमएनसी है, तो वी आर ऑलरेडी सॉर्टेड इन अ डिफरेंट ग्रुप कि आप बजाज से हो, वो एक बहुत प्लस पॉइंट था। सेकंड, हम लिंक्डइन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, हम naukri.com वगैरह यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे अपने कंटिन्यूस अभी मैं तो मतलब रेगुलरली ऐसा था कि जब मैंने सोच लिया था, ठान ली थी कि मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स में मुझे स्विच करना ही है, तो मैं रेगुलर का 12 मतलब 12 कंपनियों में मैं अप्लाई करती थी कंटिन्यूस। आई फेस सो मेनी रिजेक्शंस, कोई तो रिप्लाई भी नहीं करते थे, कोई सॉरी बोलते थे, बट दैट इज़ ओके, वो हमें रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, दे आर रिजेक्टिंग आर रिज्यूमे, मे बी वी आर नॉट सुटेबल फॉर देम, बट इसकी ये नहीं है ना कि हम किसी के लिए भी सुटेबल नहीं हैं, तो डिमोरलाइज नहीं होना है, कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहो। तो इसके पहले भी मेरी 1-2 कंपनी में हो गया था, बट दैट लोकेशन इज़ नॉट ओके फॉर मी, जैसे कि मतलब वो थोड़ा सा आउटसाइड था, पियाजो था, एमजी मोटर्स था, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए आउटसाइड हो रहा था, आउट ऑफ महाराष्ट्र हो रहा था, और महाराष्ट्र मतलब मेरे लिए प्रिफरेबल लोकेशन था, इसलिए फिर मैं सर्च कर रही थी, उसके पैरेलली मुझे टाटा मोटर्स की अपॉर्चुनिटी आई और फिर मेरा हो गया है सर। ओके। सो अभी जैसे टाटा मोटर्स काफ़ी बड़ी कंपनी है, लाइक इट्स अ ड्रीम कंपनी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, क्योंकि हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी काफ़ी कम है, इफ़ आई टॉक अबाउट ऑटोमोबाइल एज वेल, और वेंडर्स तो है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाटा मोटर्स का जो इंटरव्यू वो कहाँ से क्रैक किया आपने? लिंक्डइन से किया या नौकरी से किया? फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड, क्या प्रोसेस था उनका? क्योंकि अभी तो मुझे पता है, जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपकी एप्टीट्यूड नहीं होती, तो क्या पैरामीटर्स फिर चेक करते हैं? अगेन एकेडमिक्स, यस, एकेडमिक्स इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे भी टाटा मोटर्स का भी रहता है कि उनको बैकलॉग नहीं चाहिए, ये फर्स्ट होता है। उसके बाद वो कैसे है ना, अभी हम नौकरी पे अगर हम रिज्यूमे अपडेट करेंगे तो उनके कीवर्ड्स होते हैं, वो कीवर्ड्स के हिसाब से वो सॉर्ट करते हैं, और कंपनी हमें कौन सा करंट ऑर्गेनाइजेशन में हम कौन से काम कर रहे हैं उससे भी वो सॉर्ट करता है। तो अभी सॉर्ट कैसे किया, तो मे बी मेरे बजाज ऑटो की वजह से और कीवर्ड्स जो उनको चाहिए थे उसकी वजह से सॉर्ट किया। उसके बाद वी कम टू और एकेडमिक्स भी, जैसे मैंने पहले ही बताया। देन सेकंड पार्ट की इंटरव्यूज़ होते हैं, टेक्निकल इंटरव्यूज़ उनके मेरे तो 3 हुए थे, और एक इंटरव्यू 1 आवर तक चलता था। तो अभी ये लेवल तक आने तक कि 1 आवर तक हमें सस्टेन करना है टेक्निकल लैंग्वेजेस, हमें उतना टेक्निकली साउंड भी होना होता है। कभी कभी क्या होता है ना, हमें सारी चीज़ें पता होती है बट वी कांट एक्सप्रेस इट, तो उसके लिए हमें पास्ट एक्सपीरियंस भी चाहिए। जैसे मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए थे, मैंने ईटर्न का इंटरव्यू दिया था, मैंने स्नाइडर का इंटरव्यू दिया था। इन इंटरव्यू से और मैं क्या करती थी, जब भी इंटरव्यू मेरा हुआ ना, आई रिटन डाउन ऑल द क्वेश्चंस, किसको मैंने आंसर किया और अभी मैं उसको किससे अच्छे से आंसर करूं, ये मैं ऑलरेडी प्रिपेयर करती थी। और कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं आए और कैसे मुझे उन पे फोकस करना है, ये 2 चीज़ें भी मैं करती थी, 2 चीज़ें मैं ये करती थी। तो उसकी वजह से जब टाटा मोटर्स का इंटरव्यू आया तो मैं काफ़ी प्रिपेयर थी। तो इंटरव्यू मेरा टफ़ ही हुआ, 1 आवर तक चला, 2 बार मेरे टेक्निकल राउंड्स हुए और एक HR राउंड हुआ। तो टफ़ था बट उतना प्रिपरेशन था, एकेडमिक्स भी अच्छा था, और उनको मतलब उसकी वजह से हो गया वो प्रॉपरली। और इसमें और एक डाउट रहता है स्टूडेंट का, अभी दीजिए इसका आंसर। वाईडी ईयर ड्रॉप चलता है, मीन्स कभी कभी कुछ बच्चों का होता है, जेन्युइन रीज़न होता है, हेल्थ इश्यूज होता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वाईडी कंसिडर करते हो गैप सर्टिफिकेट अगर देते हैं, अगर रीज़न अगर जेन्युइन था? देखिए टफ़ है, क्योंकि अभी है ना, मेरी फ्रेंड्स है जिनको मेडिकल इश्यूज़ की वजह से उनका ईयर ड्रॉप है, पर कंपनी नहीं कंसिडर करती है, क्योंकि गैप इज़ नॉट एक्सेप्टेबल ना। तो होना चाहिए, कंटिन्यूशन में होना चाहिए, एजुकेशन तो भी एटलीस्ट। ठीक है, आपका जॉब में गैप है, आपने 3 साल जॉब किया, फिर आपने गैप कर लिया, फिर आपने फिर से ज्वाइन किया, या आप ढूंढ रहे हो, ढूंढने में 1 साल चला गया, दैट इज़ फाइन, बट आपका एकेडमिक्स में कोई मेजर गैप नहीं होना चाहिए। ओके, मीन्स 3 साल का डिप्लोमा है तो 3 ही साल में होना चाहिए, चाहिए, नहीं होना चाहिए, करेक्ट। ओके।
ग्रेट। सो जैसे आपका टाटा में सिलेक्शन हुआ, मुझे और एक क्वेश्चन पूछना, जैसे आपने आउट ऑफ महाराष्ट्र बोला, स्पेसिफिकली इफ़ आई टॉक अबाउट गर्ल्स, तो गर्ल्स काफ़ी डरती MIDC, मीन्स आपके पेरेंट्स को भी थोड़ा इनसिक्योरिटी रहा होगा कि MIDC में जाके, क्योंकि वहाँ होता है ना कि मेजोरिटी ऑफ तो आई मीन बॉयज़ ही काम करते हैं या मेल्स ही काम करते हैं, तो थोड़ा लड़कियों को क्या सजेस्ट करोगे आप एज पर सिक्योरिटी वाइज, सेफ्टी वाइज, MIDC कितनी रिलायबल है? क्योंकि ITCS हो गए या इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में तो काफ़ी फीमेल्स काम करते हैं, मीन्स आपको भी पता है, तो MIDC की सेफ्टी है उतनी, लड़कियां आ सकती है, काम कर सकती है, या कुछ मेजर उन्होंने बोल सकते हैं कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? आपका क्या राय है इस पे? सी गर्ल्स, अभी तो जस्ट ब्रेक द बायस, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन डेफिनेटली वर्क सो कंफर्टेबली। अभी हमारी कंपनी में फर्स्ट और सेकंड 2 शिफ्ट में लड़कियां काम करती है। उनके कुछ बेसिक क्राइटेरिया, बताएंगे सो हाँ, शिफ्ट का टाइमिंग होता है। अभी फर्स्ट शिफ्ट अगर पकड़ा तो 6:20 to 3:20 और सेकंड शिफ्ट होता है 3:20 to 12:20 ओके। नाइट में 12:20 तक। उसके बाद उनके लिए एक सेपरेट बस होती है, गर्ल्स एम्प्लॉय के लिए एक सेपरेट बस होती है, उसके साथ एक सिक्योरिटी होता है, और सिक्योरिटी उनको गेट तक छोड़ के आता है, तो वो इशू नहीं है। सिक्योरिटी काफ़ी प्रॉपर है। फिर भी हम नहीं बोल सकते, कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ें ऐसी हुई है जिससे डरना, मतलब ठीक है, बट हम कहीं पे भी जाएंगे ना, वी गॉट द वाइब्स कि ये सही है या गलत है। अगर कुछ भी ऐसा हमें लगे तो इमीडिएटली हम सुपीरियर्स को कनेक्ट करना चाहिए या सिक्योरिटी को कनेक्ट करना चाहिए, ये जो भी बन पड़े हमने करना चाहिए। बाकी जनरलाइज पूछा जाए तो MIDC में काम करना भी कंफर्टेबल है, कोई इशू नहीं है। अभी मेरे शॉप में, अभी करंट जहाँ मैं काम कर रही हूँ, मेरे शॉप में मैं अकेली हूँ, मेरे टीम में मैं अकेली हूँ, बट आई वर्क वेरी कंफर्टेबली, क्योंकि सब अच्छे से ही मतलब चल रहा है। वी हैव टू बी दैट स्ट्रॉन्ग, हम डरना नहीं चाहिए। जैसे सबको ट्रीट करते हैं वैसे हमें भी ट्रीट करो, ये हमने डिमांड करना चाहिए, स्पेशली फॉर अ गर्ल्स। तो इट विल बी फ्लुएंट विद टाइम। ओके, ठीक है। तो अभी जैसे आपका टाटा में जॉब चल रहा है, तो मैं एक पूछना चाहूँगा कि आपने पॉलिटेक्निक के बाद जैसे इंजीनियरिंग और जॉब पैरेलली किया, तो काफ़ी लंबा पीरियड हो गया। फॉर एग्जांपल मैं अगर कंसिडर करूँ तो आपका पॉलिटेक्निक हुआ होगा शायद 2016 में, एंड वी आर राइट नाउ टॉकिंग इन 2024, 8 साल 7-8 साल, तो काफ़ी आपको एक सिमिलर ही शेड्यूल फॉलो करना पड़ा। आई मीन जैसे आपने अभी कंपनी छोड़ी बजाज, देन अगेन आपने टाटा ज्वाइन की, तो ये जो शेड्यूल है, ये सब चीज़ें, तो ये कहाँ से मोटिवेशन, क्या आपके दिमाग में क्या ड्राइव रहता है? क्योंकि कहीं ना कहीं होता है, मैं मेरे बारे में भी बात करूँ या स्टूडेंट्स के बारे में, आज की जनरेशन के बारे में, तो क्या चीज़ें आपको मोटिवेट या इंस्पायर करती है, वो भी मैं जानना चाहूँगा। अभी मेरे लिए तो सबसे बड़ी मोटिवेशन है कि मेरे फैमिली में खुद ही वर्किंग हूँ, मैं अकेली वर्किंग हूँ इन अ होल फैमिली, एंड नाउ आई एम इन टू गुड पोजीशन। मैं काफ़ी अच्छी पोजीशन पे काम कर रही हूँ, अच्छे से कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। और मेरे पेरेंट्स भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, उन्होंने कभी भी मुझे जॉब के लिए वगैरह मना नहीं किया है, उन्होंने हमेशा ही मुझे सपोर्ट किया है। तो उन्होंने जो सपोर्ट किया है, मुझे उसका कुछ आउटपुट चाहिए, मुझे वर्किंग रहना है हमेशा के लिए, लाइक दैट इज़ फेमिनिस्ट जो हम कह सकते हैं, सबके लिए मुझे खड़ा रहना है, दैट इज़ माई पॉइंट। और रही 9 to, मतलब जो हमारा फिक्स शेड्यूल है, तो हमें एक चीट डे तो मिलता है, मेरे लिए वो सफिशिएंट है। मतलब संडे काफ़ी रेस्ट, काफ़ी पीसफुली मैं अपना संडे स्पेंड करती हूँ। और मॉर्निंग में उठना तो मैं तो कहती हूँ कि वो प्रॉपर हमारा शेड्यूल हो जाता है, 7 बजे उठना, 8 बजे तक रेडी हो जाओ, उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लो, काफ़ी प्रॉपर हमारा वो शेड्यूल हो जाता है, तो इट विल बी ईजी, सो गो फॉर इट, डोंट थिंक मच। अभी आप थोड़ा जो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, उनको आप क्या सजेस्ट दोगे, क्या एडवाइस रहेगी आपकी कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए? क्योंकि देखो, जैसे मैंने भी पॉली और इंजीनियरिंग किया, ऐसा लगता है अगर मुझे 2016 में कुछ चीज़ें पता चल जाती तो काफ़ी चीज़ें मैं कर सकता था। तो अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में मान लीजिए, तो उसने किस तरह से उसका जर्नी प्लान आउट कर सकता हो? अभी मैं फर्स्ट एकेडमिक के रिलेटेड बोलूँगी, उसने अपना टारगेट फिक्स कर लेना चाहिए कि उसको बैकलॉग नहीं चाहिए, उसको अबू 65 मिनिमम 65, अबो 65 ही उसने रहना चाहिए। थर्ड मैं उसको करूँगी कि उसने पढ़ाई करने के वक्त रेफरेंस ही उसने यूज़ करना चाहिए, एटलीस्ट फॉर कोर सब्जेक्ट, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, इसके लिए उसने कोर सब्जेक्ट्स, मतलब जो हमारा रेफरेंस होता है वही यूज़ करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बेस अगर स्ट्रांग हो गया ना, तो हमें इंजीनियरिंग में काफ़ी मतलब इजी गोइंग होता है। तो ये 3 चीज़ें उन्होंने फॉलो करनी चाहिए।
एंड जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, जो जॉब के साथ कैट की प्रिपरेशन मान लीजिए, गेट की या कोई रेगुलर स्टडी या पैरेलल कुछ पढ़ना चाहता है, कुछ ग्रोथ करना चाहता है, स्विच करना चाहते हैं, उनको आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में या उनको क्या एडवाइस रहेगी? क्योंकि आपने एक बजाज जैसी जो एमएनसी कंपनी है, जहाँ तक मुझे पता है सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक उनकी शिफ्ट रहती है, और मैकेनिकल में काम करना इट्स हेवी, क्योंकि कभी कभी मैंने वो टूल्स भी देखे काफ़ी हेवी रहते हैं, काम करना पड़ता है। और कोई अगर नया प्रोडक्ट आया या नई आई मीन बाइक लॉन्चिंग रहा तो वो काफ़ी वर्कलोड रहता है। ऐसे टाइम पे आपने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग इज़ अ टफ ग्रेजुएशन, और उसको भी रेगुलर से भी अच्छा किया, अब वो 8 पॉइंटर आपका रहा है, तो उनको आप क्या सजेस्ट करोगे इन टर्म्स ऑफ? उसके लिए भी एक है, जैसे कि मैंने कहा, हमें काफ़ी टाइम मिलता है मतलब सूरज बी फ्रैंक, हमें मतलब वो 8 to 5 जॉब करने के बाद भी काफ़ी टाइम मिलता है, हमें जस्ट उसको प्लान करना होता है प्रॉपरली। हम सोशल मीडिया पे कितना टाइम करते हैं, हम स्क्रीन टाइम अगर हमारा चेक करेंगे ना, मिनिमम 2 hours तो कहीं पे भी नहीं गए। दैट 2 hours वी हैव टू यूटिलाइज इन आवर स्टडी। सिर्फ प्लान वे में करना है हमें। और अभी इसके बाद आपके क्या प्लान्स है? अभी तो चलो बजाज जैसी बड़ी कंपनी में जॉब किया है, फिर टाटा, एंड देन अभी एज अ सीनियर मैनेजर आप काम कर रहे हो। आगे आप आपके करियर को किस तरह से आई मीन डिज़ाइन करना चाहते हो? क्या प्लान्स है? अभी मेरा प्लान ये है कि मुझे मतलब अभी अगर हम मेरे से ऊपर लेवल पे जाना है, हमारे यहाँ पे सीनियर मैनेजर के बाद डिप्यूटी मैनेजर होता है, तो उसमें हमें वर्सेटाइल सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैं मशीन शॉप में हूँ तो आई नो अबाउट मशीन शॉप ओनली। अगर मुझे L4 होना है तो मुझे सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, फ्रॉम ब्रॉटिंग द पार्ट्स फ्रॉम द सप्लायर टू द वारंटी पीरियड ऑफ अ कार, सारी चीज़ें। तो सीखने के लिए एक बड़ा सिलेबस है मेरे सामने, तो अभी तो मैं वही करना चाहूँगी कंटिन्यू। उसके बाद कुछ साल के बाद मे भी कोई चीज़ें और चेंज हो तो फिर हम डिसाइड कर सकते हैं। अभी तो मैं कंटिन्यू मेरे पास ऑलरेडी प्लान है कि मुझे क्या क्या सीखना है, दैट आई एम फॉलोइंग। नॉट द लास्ट बट ये पूरा जर्नी काफ़ी बड़ा रहा है आपका लाइफ में, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट ऑफ कोर्स रहा होगा, लेकिन फिर भी किन किन को आप ऐसा थैंक्स बोलना चाहते हैं? कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे कि जिन्होंने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया है, तो ये आपका जो सक्सेस है आप किन किन के साथ शेयर करना चाहोगे? क्योंकि मैकेनिकल, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना और एट द एज ऑफ जस्ट आपका इंजीनियरिंग हुआ उसके 2-3 साल ही हम कंसिडर करते हैं, एट अ सीनियर लेवल काम करना काफ़ी बड़ी अचीवमेंट्स होते हैं। क्योंकि देखिए मैंने सेल्स में काम किया, सेल्स में आप इजीली ग्रो हो जाते हो, आपने नंबर्स डिलीवर की, विद इन 8 months, विद इन 12 months भी आपको TL या मैनेजर लेवल जॉब मिल जाती है। बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में 10-10 साल लगते मैनेजर बनने में, उसमें आप सीनियर मैनेजर काम कर रहे हो, तो ये सक्सेस आप किन किन के साथ शेयर करना चाहोगे? बेसिकली बजाज का एक बहुत बड़ा इसमें हाथ है। बजाज ने बहुत, हाँ करेक्ट, बजाज ने काफ़ी अपॉर्चुनिटी भी दी। मेरे जो सुपीरियर्स थे वो भी बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने मुझे कभी भी नहीं रोका कोई चीज़ करने के लिए। मेरे लेवल से ऊपर जाके ही मैंने काम किया है, मतलब अगर 100% करना है तो मैंने 120 ही किया है हमेशा से। तो बजाज एक बहुत बड़ा उसमें हाथ है। यस, बजाज का एक बहुत बड़ा हाथ है। और दूसरा मेरे पेरेंट्स सपोर्ट उन्होंने मुझे काफ़ी किया है। दे आर सो हैप्पी कि मैं यहाँ पे हूँ अभी। तो ये 2 चीज़ें हैं। बाकी मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती है जब हम कुछ प्लान करते हैं, फ्रेंड्स साथ में हो तो बेटर रहता है। ठीक है, सो थैंक यू दीपा, आपने काफ़ी अच्छे से हर चीज़ डिस्कस की। अगर कुछ भी डिफ़िकल्टीज रहती, डाउट्स रहते स्टूडेंट्स को, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्डइन आपका प्रोफाइल डाल दूंगा, सो दैट आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड हम आपको अच्छे से विश करते, आई मीन आगे भी आप काफ़ी अच्छे से प्रॉस्परसली ग्रो करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच बिहाफ ऑफ बड़ी सारथी एंड मी, थैंक यू। थैंक यू सूरज, थैंक यू टीम, थैंक यू।